प्यारे विद्यार्थियों, आरएसबी ग्लोबल क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछले दिन हमने एक चैप्टर समझाया था, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। एक बार उसका फास्ट ट्रैक थोड़ा हम रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद जो है आगे चैप्टर समझाते हैं। कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो हमारी क्लास देख के जो है 1-2 मिनट देखते होंगे, उसके बाद में स्किप। देखिए, ये तुमको कोई भी कार्य कहीं सफलता पानी है, नॉलेज प्राप्त करना है, तो जो है आपको लगातार मेहनत करनी होगी। जितनी जो है जो मेहनत करता है वो उतना ही कामयाब होता है। और प्रैक्टिस सबसे अधिक महान बनाती है। जितना पढ़ोगे, जितनी बार जो चीजें पढ़ोगे, उतना नया अनुभव होगा। समझ रहे हो इस बात को? इसके बाद में एक बार ऐसा होता है, एक छोटी सी कहानी तुमको समझाते हैं हम। एक बार क्या हुआ कि एक पहलवान था, उसने चैलेंज कर दिया। क्या चैलेंज कर दिया? उसने एक नींबू लिया और उस नींबू को क्या किया, निचोड़ दिया। उसके बाद में चैलेंज कर दिया, किसी में हिम्मत है तो इस नींबू को निचोड़ के दिखाए। अब भाई, पहलवान ने जब नींबू निचोड़ दिया तब उसमें कहां से रस बचा होगा? कोई नहीं उठा। एक दुबला पतला सा लड़का उठा, तो सब हंसने लगे। समाज के लोग कहने लगे, अरे ये पतन्ने चले हैं, ये क्या करेंगे नींबू निचोड़ दें। जब पहलवान ने सब निचोड़ दिया तो ये क्या उसमें रस निकाल? वो गया, उसने 2-3 बूंद निकाल दिए भाई रस। अब सब हैरान, पूछ रहे, भैया कहाँ रहते हो, क्या खाते हो? कहना खाते पीते कुछ नहीं भैया, सब सिंपल रहना है। कहना क्या करते हो? कहना करते कुछ नहीं है, बस ट्रेनों पर नींबू बेचते हैं। कहना हमारा तो रोज ही का काम है नींबू निचोड़ना। तो समझ गए, ताकत से कोई मतलब नहीं वहां पर रहा, क्योंकि वो उसकी रोज प्रैक्टिस था नींबू निचोड़ने की, और जिसकी रोज प्रैक्टिस होती है वही कामयाबी पाता है। समझ रहे हो इस बात को? कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम कमजोर हैं, होशियार रोना रोते हैं। कमजोर होशियार कोई नहीं होता है, बस थोड़ी समस्या, तुमको कम चीजें आती है, उसको थोड़ी ज्यादा बार पढ़ने की जरूरत है। जैसे कोई बच्चा होशियार है तो उसको सब आता है, वो यदि एक बार पढ़े, तुम 3-4 बार पढ़ो, उसके लेवल पर पहुंच जाओगे। तो ये सब चीजें होती हैं। और शिक्षा का महत्व बहुत ही जरूरी है। अगर शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं लगाओगे, शिक्षा ग्रहण, हमने देखा समाज में बहुत से लोग कहते हैं कि क्या जरूरी है शिक्षा, लेकिन कक्षा 12 तक तो हर हाल में शिक्षा जरूरी है। उसके बाद चलो पार्ट टाइम जॉब करो या कहीं भी जाओ, लेकिन जो है इंटर तक शिक्षा जरूरी है। कम से कम बोलने या सब चीजों का ढंग तो आ जाएगा। हमने देखा है, गाली देख के छोटे छोटे लोग बातें करते रहते हैं बच्चे, क्योंकि शिक्षा का भाव रहता है। जिस एरिया में, जिस समाज में देखा होगा तुम लोगों ने, शिक्षा का भाव होगा, वहां की बातचीत वातावरण थोड़ा अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए जो कोई भी बिजनेस यदि कुछ भी करना है तो उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है आज के युग में। तो मैं समझाने वाला, चलो पिछला समझा देते हैं, उसके बाद में जो है एक बार फास्ट रिवीजन करो मेरे साथ। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होकर नया पदार्थ बनता है तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। काफी देख लीजिए साथ डायरी में, याद होगा सभी को। उसके बाद में बताया था रासायनिक समीकरण, प्रतीकों में लिखने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों में लिखने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके बाद में मैंने क्या बताया, संतुलित रासायनिक समीकरण, अभिकारक के तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, तो उसे रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके बाद में संयोजन अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। वो एग्जाम्पल ले लो जिसमें 2 अभिकारक हो, अभिकारक इस साइड वाले को कहते हैं अभिकारक, उत्पाद उस साइड को कहते हैं। समझ गए? ऐसा 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर जो है, कोई रिएक्शन एग्जाम्पल है जिसमें 2 अभिकारक हो या 2 से अधिक उत्पाद एक ही हो। वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया जिसमें अभिकारक एक हो, उत्पाद क्या हो, जो है 2 या 2 से अधिक हो। जब ऊष्मा के द्वारा ये चीजें अलग हो, टूटे या अपघटन हो तो ऊष्मीय अपघटन। जब प्रकाश के द्वारा वियोजन अपक्रिया हो तो उसे प्रकाश अपघटन। जब विद्युत के द्वारा वियोजन अपक्रिया हो तो विद्युत अपघटन। ठीक है। इसके बाद विस्थापन अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। बताया था जिसमें कॉपर जो है क्या करता है, आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है लगकर। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है? सिर्फ इसमें याद रखना, आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान। बस आयन जानते हो,
आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन एक ऋणायन, एक प्लस एक माइनस। मैथ में कहते हैं प्लस माइनस, वही चीज है, वही नाम घूमता रहता है। फिर उसको कहते हैं धनायन ऋणायन, फिर उसको कहते हैं कुल क्या आयन। समझ गए बात? तो ऐसी अपक्रिया याद करने तरीका है आयनों का आदान प्रदान। बस लिखने का तरीका, ऐसी अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। समझ गए? इसके बाद में कोई रिएक्शन ले लो, एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट का विलयन ले लिया, ठीक है। इसके बाद में बेरियम क्लोराइड ले लिया। अब देखो सब पर प्लस माइनस निकालो। सोडियम आता है कितने नंबर पर? 11 नंबर पर। 2,8,1 2,8,1 पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, ठीक है। तो 1 प्लस तरीका बताया है, 4 से कम हो तो प्लस, 4 से ज्यादा हो तो माइनस, 4 हो तो 4 प्लस भी 4 माइनस। अब सफिक्स में 2 है तो 2 प्लस हो गए। कोई भी यौगिक हो उसमें प्लस माइनस क्या होते हैं? बैलेंस होते हैं। जब 2 प्लस है यानी 2 पर 2 प्लस निकाल लिए तो इधर बचे वाले पर कितने? 2 माइनस। एक का निकालो अपने आप। क्लोरीन आता है 17 नंबर पर, 2,8,7 इधर से निकाल के दिखा देते हैं। 4 से ज्यादा है, 8 से कितना कम है? 1 ही तो कम है, तो 1 माइनस। अगर आप लोगों को देखना है तो इसकी बेसिक केमिस्ट्री की क्लास देखिए, पढ़ी है, ठीक है, उससे मालूम हो जाएगा। तो क्लोरीन 2 है तो 2 माइनस हो गए। इस पर कितने? ऑटोमेटिक, जब उस पर 2 माइनस तो इस पर 2 प्लस। अब प्लस वाला किसके साथ मिलेगा? माइनस के साथ। समझ गए? तो बनेगा क्या? BaSO4 बन गया प्लस। इसके बाद में Na2 बना, Cl2 बना। अब देखो दोनों पर, सोडियम पर 1 प्लस हो, इस पर 2 प्लस 2 माइनस, और दोनों में 2 2 लगा है। जब प्लस माइनस बराबर मिल रहा है तो 2 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सोडियम पर 1 प्लस है, क्लोरीन पर 1 माइनस है, तो 2 लगाने की क्या जरूरत है? तो क्या बनेगा? NaCl। अब मन में सवाल होगा कि यहाँ पर 2 क्यों लगाया गया? क्योंकि इसमें SO4 पर 2 माइनस थे इसीलिए लगाया गया। क्लोरीन पर यहाँ 2 क्यों लगाया? क्योंकि Ba पर 2 प्लस थे, इसमें ऑलरेडी 1 ही लगाया, आधा थोड़ी लिखेंगे, तो इसीलिए लगाया गया। तो इसमें बैलेंस कराने संतुलित कर लो 2 से गुणा। समझ गए? तो ये ऐसी अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। ऐसी अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने। इसके बाद में आ जाती है आक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया। आक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया। आक्सीकरण या उपचयन। आक्सीकरण या उपचयन। अपक्रिया लिख लेना आगे, कोई दिक्कत किसी को? चलो लिख लेते, 3 पढ़ाएंगे एक साथ। इसके बाद में आक्सीकरण हो गया, आक्सीकारक या अपचयन अपक्रिया। अगली रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया कैसे हो? इसको और कुछ कहते हैं थोड़ा, अपचयनोपचय, उपचय, उपचयन है, उपचय, अपचयनोपचय, ये भी कहते हैं इसको। कई नाम होते हैं हिंदी में, एक चीज के कई नाम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, बस याद करने तरीका O प्लस, प्लस का मतलब वृद्धि। अगर ऐसे न याद रहे तो लिख लो ऑक्सीजन की वृद्धि, बस। इसमें लिख लो ऑक्सीजन की कमी। इसमें दोनों, ऑक्सीजन की वृद्धि प्लस ऑक्सीजन की कमी, दोनों, ऑक्सीजन की कमी दोनों, समझो। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण क्या उपचयन अपक्रिया कहते हैं।
याद करने लिखने तरीका, दूसरा है याद करने तरीका, ये हो गया ऑक्सीजन की वृद्धि। लिखने तरीका, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में एग्जाम्पल इसका समझिए। जैसे कॉपर के ऑक्सीजन के साथ करा दो, क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो उससे गुणा करा दो, बैलेंस हो गई। अब इसमें देखो, इधर कॉपर है, ठीक है, अब इधर कॉपर ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई या नहीं हुई? तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो कैसी अपक्रिया? ऑक्सीकरण क्या? उपचयन अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण क्या? उपचयन अपक्रिया कहते हैं। सामने एग्जाम्पल है, इसके बाद में और एग्जाम्पल है। जैसे दूसरी अपक्रिया कौन है? ऑक्सीजन की कमी वाली, कॉपर ऑक्साइड ले लो प्लस जल, ये हाइड्रोजन गैस के साथ करा दो। कॉपर ऑक्साइड की किसके साथ? हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म कर दो, क्या बनेगा? कॉपर प्लस H2। देखो ध्यान से, ये कॉपर ऑक्साइड और ये कॉपर, केवल ऑक्सीजन की कमी हुई। तो जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो कैसी ऑक्सीकरण की अपचयन अपक्रिया? ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी का होती है ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स दोनों हो, यही एग्जाम्पल काम कर जाएगा रेडॉक्स में। देखो यही एग्जाम्पल रेडॉक्स का भी हो जाएगा, रेडॉक्स का भी है, दूसरा बता देंगे। और ये देखो यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हुई ना, और यहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि। तो कैसी हो गई? रेडॉक्स अपक्रिया, यानी जिसमें ऑक्सीजन की कमी भी हो और ऑक्सीजन की वृद्धि हो। तो बात समझ में आई? एक दो और हेडिंग बच्ची है बस इस लेसन में, रिएक्शन वाली। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर एक बार समझिए, ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल सामने, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे ऑक्सीकारक या अपचयन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल सामने, ऑक्सीजन की कमी हुई। रेडॉक्स अपक्रिया, अपचयोपचयन अपक्रिया, अपचयनोपचयन अपक्रिया, ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीजन की कमी। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि व कमी दोनों होता है तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद में देखिए, किसी भी चीज को है नहीं कहते हैं कि तरीके बदलिए इरादे नहीं। ठीक है, मंजिल यदि पाना है तो तरीके बदलिए इरादे नहीं। कोई चीज यदि समझ में नहीं आ रही है तो उसको तरीका लेवल चेंज करिए, ये नहीं कि उससे हम हार मान लें, ये कार्य मुझसे नहीं होगा। विषय में ही होता है, हम लोगों का पढ़ाने का उद्देश्य ये होता है। हम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते इतना अनुभव हो गया तो हमें जानकारी रहती है कि बच्चा कौन कहाँ पर फंसेगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उस लेवल से पढ़ाया है, बिल्कुल लो लेवल से बच्चों को पढ़ाया है। और पढ़ाते भी हैं, ऐसे क्षेत्र में पढ़ाते हैं जहाँ जो है कठिन क्षेत्र है, बिल्कुल शिक्षा का स्तर जो है डाउन है, तब भी उस लेवल से समझाते। तो हमें मालूम है बच्चों के अंदर क्या चलता रहता है कि ये चीज नहीं समझ में आ रही, तो हम लोग अनुभव हो गया तो वहां पर जो है समझा दो बच्चे कि यहाँ पर ये बच्चा फंसेगा, वहां हंसा के या मजाक करके उसको जो है चुटकुला सुना के वहीं से भी निकाल देते हैं, उसी तरीके से अच्छे तरीके से समझा के। इन सभी चीजों को समझना ही तो है। बाकी तो भैया अगर तुमको पढ़ना है, रटना है तो किताबें हैं, किलो भाव मिलती है मार्केट में, खरीद लो भाई, रट लो। हमारा कार्य ही रहता है समझाना। एनसीईआरटी का मतलब ही है कि किसी भी चीज को, अब देखा होगा तुम लोगों ने पहले बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, अब जो है क्वेश्चन बहुत शॉर्ट रह गए। एनसीईआरटी का मतलब होता है मुख्य उद्देश्य उसमें लिखिए, ये नहीं कि जो है लिखते चले जाओ 4 पेज 5 पेज। अब देखा है स्कूल की कापियों का हाल, कितनी छोटी कापियां पढ़ते, 14-16 पेज की कापियां हो गई हैं, वो इंटर की 28 पेज की कापी हो गई, कोई बचे नहीं है कोर्स। ठीक है, उसी हिसाब से जो है लिखना है तुमको एनसीईआरटी के हिसाब से। ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया,
समझो, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊष्मा उत्पन्न हो, ऊष्मा उत्पन्न हो या ऊष्मा निर्मुक्त हो, जिसमें ऊष्मा की कमी हो या ऊष्मा का अवशोषण हो, बात सब एक है। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा की कमी होती है तो उसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है तुम्हारे पास, जैसे मैंने ले लिया बिना बुझा हुआ चूना ले लिया, पानी में डाला, अब क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा। इसके साथ में देखा होगा जब तुम लोग चूना मार्केट से लाते हो, उसको पानी में डालते हो तो क्या होता है कि गर्म हो जाता, तो ऊष्मा भी तो प्राप्त होती है। तो जब ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। और जब ऊष्मा की कमी हो जाए, यानी किसी अपक्रिया कराने में, जैसे पानी उबल रहा है या दूध खौल रहा है या चाय बन खौल रही है, उसमें पानी डाल दो ठंडा लाके, तो क्या होगा, ऊष्मा की कमी हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, खौलना बंद हो जाएगा, तापमान उसका कम हो जाएगा, वहां पर ऊष्मा का अवशोषण हो जाएगा या ऊष्मा शोषी हो जाएगा। ठीक है, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कराई जाती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ये द्रव होता है। और ये सब गैस, ये गैस हैं दोनों, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, समझ रहे हो इस बात को। जब ये दोनों गैस हैं वो द्रव में बदलेगा तो द्रव का तापमान वैसे भी गैस से कम होगा, तो यहाँ पर जब कम हुआ है तापमान तो ऊष्मा की कमी हुई, तो ऊष्मा माइनस लगा दो, तो जब ऊष्मा की कमी हुई तो क्या हो गया, ये कैसी अपक्रिया हो गई, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जो है जिसमें ऊष्मा की कमी होती है तो उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इसके बाद में दो और हेडिंग है तुम्हारे लेसन में, संचरण और विकृत गंधिता। संचरण क्या है, जब कोई धातु आर्द्रता, देखिए वही भाषा है, हम लोग कहते हैं नमी, गीला, लेकिन विज्ञान की भाषा, केमिस्ट्री भाषा आर्द्रता कहते हैं, चीज तो सब एक ही है। जब कोई धातु अम्ल तथा आर्द्रता के संपर्क में आती है तो अपक्रिया कर लेती है, जिससे क्या होता है उसमें वो संचरित होने लगती है, इसी क्रिया को संचरण कहते हैं। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा चांदी पर काली परत जम जाती है, तांबे पर हरी परत जम जाती है, लोहे पर जंग लग जाती है, इससे सब क्या होता है कि जो है इसी सब क्रिया को संचरण कहते हैं, समझ गए। इसके बचाव के लिए देखा होगा पेंट का प्रयोग किया जाता है, नई साइकिल वगैरह लाते हो पेंट होती है, उसके बाद में देखा होगा ग्रीस वगैरह लगाई जाती है, ऑयल डाला जाता है, देखा होगा बाइकों में, ठीक है, ऑयल पड़ा होता है तो इसीलिए पड़ा होता है ताकि जंग ना लगे, ये सब चीजें होती हैं, कई चीजें इनके बचाव के लिए। ठीक है, उसके बाद में संचरण विकृत गंधिता क्या होता है, देखा होगा जब वसा युक्त कोई चीज होती है उसको, खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तो क्या होता है कि उससे गंध आने लगती है, उससे ही हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। देखा होगा जैसे चिप्स के थैले में नाइट्रोजन गैसें भरी जाती हैं, नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि वो चिप्स जल्दी खराब ना हो। ऑक्सीजन हम लोगों के लिए लाभदायक है लेकिन बहुत ही खतरनाक चीज है, अगर किसी बाहरी चीज में लग जाए तो उसको सड़ा देती है, भोजन को नुकसान पहुंचाती है, ऑक्सीजन सड़ा देती है, खराब कर देती है, लेकिन हम लोगों के लिए लाभदायक है और सबके लिए ज्यादातर नुकसानदायक है ज्यादा। तो ये सब चीजें होती हैं। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे लेसन 2 के साथ, ठीक है।